First of all, before you do that, you have to identify कि हमारे सामने चुनौतियां हैं क्या, तभी हम तय कर पाएंगे कि आगे हमें करना क्या है। अब इस देश में सबसे बड़ी चुनौती, जो मेरे हिसाब से, मैं गलत भी हो सकता हूं, इस देश से सबसे बड़ी चुनौती वो है कि हमें अपने बच्चों को शिक्षित करना है। जब तक शिक्षित बच्चे मेन स्ट्रीम में नहीं आएंगे और उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगी, तब तक भारत कभी विकसित हो ही नहीं सकता। विकसित भारत का मतलब शिक्षित भारत। अब मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इस बजट में उन्होंने 7% बढ़ोतरी की है एजुकेशन सेक्टर में। अब हिंदुस्तान की व्यवस्था आप देखो कि लगभग बच्चे, युवा सब देहात में रहते हैं, और जो भी एजुकेशन की समस्या है, कुछ अर्बन सेंटर्स में तो अच्छी समस्या है, बट आम जनता को एजुकेशन क्वालिटी मिलती ही नहीं। आपको मालूम है कि असर रिपोर्ट का सर, when a new government comes to power, naturally the people of India expect that government to give us a vision of what it intends to do in the next 5 years. This government has already had 10 years, and the delivery mechanism has been both slow and inconsistent. But we were hoping that after the 8th budget of the finance minister, we'll get some vision as to what the government intends to do. इस बात को आप छोड़िए। So the fact of the matter is that we need to have a plan as to how to make our children educated. एक तरफ हम और पूरा देश, और विशेषकर जो सत्ताधारी लोग हैं, कि हम उस बात की खुशी मना रहे हैं कि हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदया एक आदिवासी समुदाय से आते हैं और साथ ही एक महिला है। लेकिन वर्तमान में देखा गया है पूरे देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा अगर कोई पीड़ित है, किसी पे अत्याचार हो रहा है, तो वो आदिवासी समुदाय है और महिलाएं हैं। आज मणिपुर का उदाहरण देख लें। हम ये कह रहे हैं कि हमारे देश की महामहिम, हमें भी खुशी है, लेकिन एक तरफ तकलीफ है इस बात की कि देश के अंदर आदिवासी समुदाय के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है और महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है। इसका ताजा उदाहरण मणिपुर का देख लो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अंदर देख लो। विकास के नाम से आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है। एक दौर था आजादी के बाद, इस देश की आम जनता ने, गरीब ने, आदिवासी ने ये सांस ली थी कि हम अच्छे दिन आएंगे, उज्जवल भविष्य होगा। हमने देखा है वो दौर कि आज से 20-25 साल पहले आदिवासी, गरीब, दलित व्यक्ति अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए जमीन और जेवरात गिरवी रखता था। लेकिन आज देखा गया है, आज से 20 साल पहले जमीन और जेवरात गिरवी रखता था और आज इतना मजबूर हो गया है कि कई इलाके के अंदर यह देखा गया है कि आदिवासी समुदाय अपने बहन बेटियां या अपने छोटे बच्चे को गिरवी रख रहा है। आज हमारे डबल इंजन की सरकार है, राजस्थान के अंदर कोटड़ा में आए दिन घटनाक्रम हो रहे हैं कि आदिवासी समुदाय कैसे हालात हो गए हैं। इन पहाड़ों के अंदर सरकार की योजना कागजों में रहती है, धरातल पर नहीं पहुंच पाती है, और कई ऐसी घटना सामने आई है कि इन परिवारों ने बच्चों को गिरवी रखा है, नाबालिग बच्चों को गिरवी रखा है गुजरात के अंदर, कई इलाके के अंदर। ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़ा सैकड़ों में आया हुआ है और हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। महामहिम, ये देश तब महत्वपूर्ण है या तब मजबूत रहेगा जब इस देश के अंदर रहने वाला प्रत्येक धर्म, प्रत्येक जाति के अंदर भाईचारा रहेगा। राजस्थान के अंदर धर्मांतरण को लेके एक विधेयक आया, हम चाहते हैं शांति से रहना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि आदिवासी को आदिवासी से लड़ाया जाए। नहीं बोलना चाहते। ओवैसी जी प्लीज, ओवैसी जी प्लीज। नहीं सर, नहीं ओवैसी जी प्लीज। पीयूष भाई मुझे भी देंगे टाइम आप मुझे भी देंगे टाइम आप। हाय हाय,
ठीक है राजकुमार जी आप बोलिए। जी माइक तो ऑन करें। चलिए सरकार की बात सर हकीकत ये है, मैंने ये ऑथेंटिक आंकड़े के साथ बोल रहा हूं कि जिस स्कूल के अंदर आज से 10 साल पहले सरकारी स्कूल में 200 बच्चे पढ़ रहे थे, उसी स्कूल में आज 50 बच्चे पढ़ रहे हैं। ट्राइबल इलाके के अंदर 3-3 क्लास के बच्चे एक रूम में बैठ रहे हैं। किस क्वालिटी का एजुकेशन जा पाएगा? मैं आपके माध्यम से सरकार से यही अनुरोध करना चाहूंगा, हमें कुछ नहीं मिले चलेगा, गरीब आदिवासी दलित को अच्छा एजुकेशन, अच्छा हेल्थ मिलना चाहिए, वो अपने आप सारी चीजें कर लेगा। इन्हीं सब सभापति महोदय, आज ये देखा गया है कि हम आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहा करते थे कि बच्चे को पैरों पे खड़ा करना सिखाना है, मतलब उसको आत्मनिर्भर बनाना है। लेकिन आज देखा गया है कि देश की आम जनता आत्मनिर्भर कम होती जा रही है और किसी न किसी ऐसे माहौल बना दिया गया है कि वो हर किसी पे निर्भर होता जा रहा है। और विशेषकर देखा गया है आदिवासी दलित या पिछड़ा वर्ग। माननीय सभापति महोदय, अभिभाषण के दौरान आदिवासी इलाके के अंदर 30 मेडिकल कॉलेज की बात हुई, अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं, लेकिन इन मेडिकल कॉलेज के धरातल पे स्थिति क्या है? कई ऐसे केस आए हैं, एक डिलीवरी महिला उस मेडिकल कॉलेज में जा रही है, सोनोग्राफी के लिए चिट्ठी लिखवा रही है और उसका नंबर आ रहा है 1 महीने बाद, तब तक तो बच्चा पैदा हो रहा है और बच्चे का नामकरण भी हो रहा है, तब तक नंबर आ रहा है। कई ऐसे केस आए, हमारे डूंगरपुर का केस आया था कुछ समय पहले, जब व्यक्ति गया इलाज के लिए, उसका नंबर आया 1 महीने बाद और तब तक उसका अंतिम संस्कार हो गया था। ये स्थिति बनी हुई है, मतलब पीएससी सीएससी से भी बदतर स्थिति मेडिकल कॉलेज की बनी हुई है धरातल पे अंदर। अगर हम जाएंगे वहां, मैं खुद सांसद, मेरे कई विजिट किया, मेरे वहां संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर में जमीर नहीं मानता वहां जाने का, क्योंकि ऐसी हालात बनी हुई है, ये पड़े रहते हैं लोग, नंबर नहीं आता है, जांच नहीं हो पा रही है। तो हम चाहते हैं कि जो योजना है उसको धरातल पे इंप्लीमेंट किया जाए। माननीय सभापति महोदय, आयुष्मान कार्ड की बात की गई, अच्छी बात होना चाहिए, लेकिन देश के अंदर ऐसे कई किस्से आए हैं पिछले 2-3 सालों के अंदर कि दवाई का पैसा नहीं मिलने से अपने परिवार की पालन नहीं कर पाया, वो इलाज नहीं करा पाया, तो आत्महत्या की गई है। माननीय सभापति महोदय, बिरसा मुंडा जी के लिए जनजाति गौरव दिवस मनाया गया, हम भी स्वागत करते हैं, इसकी घोषणा हुई, लेकिन सिर्फ घोषणा होने से, मनाने से नहीं जमेगा। बिरसा मुंडा जी चाहते क्या थे, उनके विचार क्या थे, उनके उद्देश्य क्या थे, इन पे हमें काम करने की जरूरत है। आज वो जल जंगल जमीन का बात करते थे, अबुआ दिसम अबुआ राज की बात करके गए थे वो, लेकिन आज क्या हो रहा है? जल जंगल जमीन उद्योगपतियों को दिया जा रहा है भेंट में और वहां पर खत्म किया जा रहा है। बिरसा मुंडा जी के उपदेशों पे जाना पड़ेगा, उनके विचारों पे जाना पड़ेगा, सिर्फ जनजाति गौरव दिवस मनाने से काम नहीं चलेगा। माननीय सभापति महोदय, हमने देखा गया है, एक बात सामने आई अभी जनगणना को लेके, एक बात ये समझ में नहीं आ रही, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि आम जनता बोल रही है, देश की जो विवेकशील है, क्या बोल रही है कि सरकार व मीडिया के पास कुंभ में कितने लोगों ने डुबकी लगाई उसका आंकड़ा है, लेकिन मरे कितने उसका आंकड़ा नहीं। मतलब डुबकी लगाई 30 से 35 करोड़ लोगों ने, 30 से 35 करोड़ लोगों ने, वो आंकड़ा है, लेकिन मरे कितने लोग हैं, घायल कितने हैं, किस राज्य से कितने लोग हैं, यह आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आ पाया है। माननीय सभापति महोदय, जल जीवन मिशन की बात हुई, जल जीवन मिशन से हमें भी लगा, लेकिन मैंने इसी सदन में क्वेश्चन लगा के निकलवाया है कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर, मैं मेरे संसदीय क्षेत्र की बात करूं, जल जीवन मिशन में हमारा जो जैसे जिला आता है प्रतापगढ़ 30% उपलब्धियां प्राप्त हुई, उदयपुर में 31%, डूंगरपुर के अंदर 27% और बांसवाड़ा में 24%, मतलब 24% घरों तक नल पहुंचाने के लिए अभी तक टारगेट ट्राइबल इलाके के अंदर हुआ है, जो भी कागजों में, लेकिन धरातल पे स्थिति कुछ और है। माननीय सभापति महोदय, हमारा वहां पर कन्नड़ा बैक वाटर, If you really look back at the history of the world and especially the European powers, when the Industrial Revolution happened in 1750, two things happened. One was universal education. The second was technology. That's how the empires ruled upon us. When China became the power that it is, the first thing that China did was universal education. Today, we have not even attained the goal of universal education. Forget about quality education. So if you don't have universal education, if you don't have quality education, तो आप बच्चों की स्किल्स कहां से डेवलप करोगे? पहली बात तो ये। दूसरी बात कि 21वीं सदी में जो स्किल्स हमें चाहिए वो 20वीं सदी में नहीं थी।
आज के दिन चैट जीपीटी, आज के दिन डीप सीक is a new technological revolution that is taking place in the world. That's one aspect that I wanted to mention to you. The second is health, because the best investment that can produce the maximum results is investment in human capital. I talked about education, now I want to talk about health. आपको हेल्थ सेक्टर में आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा करनी चाहिए. क्यों? क्योंकि जब तक बच्चा जो है शिक्षित नहीं होगा, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, वो कभी अपने आप को एम्पावर कर ही नहीं सकता. अब इसमें मैं आपको थोड़े से आंकड़े बताना चाहता हूं. The fact of the matter is that 38% of children in this country that are born are stunted. 21% of the children born in this country are wasted. And 53% of the women in this country are anemic. How will you get children who you will empower if the health sector is not if you do not invest in the health sector? And there's a 9% increase in the budget in the health sector. And that also because they want to create 10,000 new medical seats. That's not the solution to India's problem. The two biggest challenges facing this country are education and health. This is just one aspect I want to talk about. The second, and हम रोज बात करते हैं कि हमारी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी, जल्द हो जाएगी, अब 2024 में हो जाएगी. अब तो उन्होंने कहा कि 2027 तक नहीं होगी. बट 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का मतलब क्या है? ये एक गुमराह किया जा रहा है. सर, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी is going to happen in this country in any case. And I will show the finance minister that even if she does nothing, this country will grow at 6%. It will grow at 6%, even if she does nothing. So don't laugh at the serious issue. I don't laugh at it. It's a serious issue. This country has been growing at 6.3%, 6.7%, and it will continue to grow. But what we need is a growth rate of 8%. What we need is double-digit growth. What is the vision of this government to attain double-digit growth and attain 8% growth? And I'll tell you why I'm saying this. I may be wrong. I'm only here to have a discussion. I may be wrong, sir, but the fact of the matter is, if you look at the economies, look at the BRICS economies. Our per capita income is $2,540 is our per capita income. If we compare it to the BRICS economies, Russia's per capita income is $14,000. China's per capita income is $13,000. Brazil's per capita income is $11,000. South Africa's per capita income is $5,970. And we are $2,940. And we will be a $5 trillion economy. What's the point of these numbers? That's why I was saying that with the growth of 6%, you will reach there, and you will reach there in 2027. I'll congratulate the finance minister. But how do you empower the young? How do you make per capita income in this country $14,000, $13,000, $10,000? You have no vision for it. That's really the point that needs to be looked at and discussed on the floor of this house. Let me, sir, tell you another thing, which is even more important. What do we intend to do to deal with these challenges? We can't afford to apply AI to our systems, because if we do, we will lose the jobs that we already have. अब चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठ के अपनी देखता था कि अकाउंट बुक में क्या है, वो तो एआई से हो जाएगा. हमारे लॉ क्लास रिसर्च करते थे कि ये जजमेंट्स क्या है, वो सब एआई से हो जाएंगे. और जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिस्ट थे, उनके कई सॉल्यूशंस एआई से निकल आएंगे. एंड द रिजल्ट विल बी दैट वेयर वी हैव जॉब्स, वी विल लूज जॉब्स. But at the same time, we need AI because we can't be competitive in the world. So what's the vision of this government with AI? All that the finance minister said was that we are going to set up 100 centers of artificial intelligence. Well, first understand what artificial intelligence is and what it can do.
And in the economic survey, the economic advisor has said that as far as artificial intelligence is concerned, it can only work in certain sectors of the economy. It won't work in rural India. That's his suggestion. Nothing about it. You just saw Trump has announced that there's going to be a tariff on steel imports. Luckily, we don't export too much of steel. But the fact of the matter is that while the Prime Minister is going to America and will certainly have a dialogue with Trump, there are some imponderables that may happen in the course of time, and as a country we have to be prepared for it. Assuming that you impose a 5 or 10% tariff on software exports. I'm just giving an example. What's the consequence of that on our software industry? Phenomenal. We'll be non-competitive. How do we deal with that problem? Now, these are the issues that I expected the finance minister to deal with in the course of our budget presentation. We're talking about allocations today. What did the economic advisor in the survey say, sir? I'll just point that out. He said, roll back regulations. Do you see a bit of that in this budget? No rollback of regulation. He said, get out of the way. But you're coming in the way. You're always in the way. Then he said, change your operating procedures. What are these operating procedures? In India, the operating procedures, I'm not saying this, it's in the economic survey, that a person is proved guilty till he is proved innocent. That's what the economic survey says. I don't say it. He said change that. Change that to what? That a person is innocent till he is proved guilty. Our big industry is running away. Our high net worth individuals are leaving this country because when you proceed against them, you proceed on the basis that you are guilty till you are proved innocent. Yes, yes. That's a very dangerous trend that is happening in this country. Then, sir, he also said, make our economy competitive and innovative. Now, how do you make your economy competitive? If most of your the people in this country are involved in agriculture, and you have a dream of making India a manufacturing economy, and you have proclaimed that we'll contribute, the manufacturing economy will contribute 25% of the GDP. The fact of the matter is that whereas it was 16% of the GDP earlier, it has come down to 15%. 12.9%, my learned friend corrects me. In other words, your manufacturing, the GDP has decreased. Now, if you do not become a manufacturing economy, how will you become competitive? And what has the finance minister said about the budget on that? Nothing. How do you become innovative? You only become innovative if you put money into R&D. The money that is put into R&D in US is $650 billion a year. In China, it's $500 billion a year. And what is it in India? $50 billion a year. Unless you invest in R&D, you won't create. So I just want to give you an example. Take this mobile phone. Now this mobile phone, actually the hardware is in somebody else's hands, the Europeans' hands. The software solutions are produced by us. Now the software is sold to the owners of hardware. So that software ownership goes to the hardware company. And then that company allows you to use the phone and charges you for the software. That's what it is. They give you a license fee. All right, you're using my phone, you pay this much. This is what is happening. Sir, I was Minister for Telecom. I asked my the telecom industry, what is it in the telecom sector that you manufacture? Nothing. They're service provider. They don't manufacture anything. Your routers, everything is manufactured from abroad. How are you going to become competitive? What's the vision of this government? What's the vision of this government in the finance bill, in this budget, as to how we'll compete with the rest of the world? This is a very serious issue, sir. Now I'll tell you, sir, there's another thing that I want to mention. That is that he said that now we have to deal with domestic growth. Don't rely on growth
through your external exports, because you need to give more money into the hands of the people of this country. And on that, sir, I just want to point out very, very interesting data that in fact, sir, there are about 8.09 crores in this country people who pay income tax. Of those 8.9 crore people, about 4.9 crore actually pay tax, zero tax. And you are left with 3.19 crore people who actually pay tax. So with 140 crore people in this country, 3.19 crore people pay tax. So give me a few minutes more. Few minutes. Just 3.19 crore people pay tax. Please now, of the 3.19 crore, that is 2.2% population of this country. So you can have two inferences on that. एक तो कि कई लोग टैक्स ही नहीं देते, तो पकड़िए फिर उनको, और उनके पास इतना पैसा है ही नहीं कि वो टैक्स दें, तो उनके हाथों में पैसा दीजिए. आपने दोनों चीजें नहीं की. और रियलिटी है सर that 50% of income group spend of income. Thank you, sir. But 2 minutes, just 2 minutes, sir. 1 minute. Okay, fine. There is a report of 2023 Oxfam report which says survival of the richest, the India story. What does it say? The bottom 50% of income group spends a higher percentage of their income on indirect taxes than the 40% and the top 10% combined. The bottom 50% of the population at an all India level pays 6 times more indirect taxation as a percentage of income compared to the top 10%. And what do you do? What have you done? You have not given any money to the bottom 50% of the people. So, sir, I'll just conclude now by saying only one thing.